2007 का दौर है। इराक युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। इसी दौरान अमेरिकी सेना के दो स्नाइपर आइजक और मैथ्यूज को एक अहम मिशन पर इराक भेजा जाता है। उनका काम एक निर्माणाधीन पाइपलाइन की निगरानी करना था, क्योंकि खुफिया जानकारी मिली थी कि जूबा नाम का एक खतरनाक इराकी स्नाइपर वहां काम कर रहे अमेरिकी कर्मचारियों को लगातार निशाना बना रहा है। मिशन पर पहुंचने के बाद दोनों सैनिक झाड़ियों की आड़ लेकर अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं और दुश्मन की एक झलक मिलने का इंतजार करने लगते हैं। समय धीरे धीरे बीतता है और देखते ही देखते करीब 20 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन न तो जूबा दिखाई देता है और न ही आसपास किसी तरह की कोई हलचल होती है। रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में लगातार इंतजार करते करते मैथ्यूज का धैर्य जवाब देने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उन्हें गलत सूचना मिली है और वहाँ कोई स्नाइपर मौजूद ही नहीं है। वह आइजक से कहता है कि अब छिपे रहने के बजाय आगे बढ़कर पूरे इलाके की जांच करनी चाहिए, लेकिन आइजक इस सुझाव से सहमत नहीं होता। वह समझाता है कि अगर जूबा सचमुच आसपास छिपा हुआ है तो खुली जगह में जाना सीधे मौत को दावत देने जैसा होगा। मैथ्यूज अपनी बात रखते हुए कहता है, अगर जूबा यहाँ होता तो इतने लंबे इंतजार में या तो वह हमें देख चुका होता या फिर हम उसे देख लेते। और जहाँ तक इन लाशों का सवाल है, मुझे लगता है कि इन्हें किसी इराकी लुटेरे गिरोह ने मारा होगा। आइजक उसकी बात काटते हुए कहता है कि वहाँ मौजूद हर शव के सिर पर सटीक गोली का निशान है। उसके मुताबिक यह किसी आम लुटेरे का नहीं, बल्कि एक बेहद प्रशिक्षित और अनुभवी स्नाइपर का काम है। हालांकि मैथ्यूज अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता, फिर भी वह कुछ घंटे और इंतजार करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अतिरिक्त समय गुजरने के बाद भी हालात जस के तस बने रहते हैं। आखिरकार उसका धैर्य पूरी तरह खत्म हो जाता है और वह खुद निर्माण स्थल तक जाकर सच्चाई जानने का फैसला करता है। वह आइजक से कहता है कि वह उसे कवर देता रहे, जबकि वह अपनी राइफल संभालकर धीरे धीरे साइट की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचते ही उसके सामने एक भयावह दृश्य होता है। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं, कुछ अमेरिकी सैनिकों की थीं, जबकि बाकी पाइपलाइन पर काम करने वाले अमेरिकी कर्मचारियों की। उसी जगह उसकी नजर एक रेडियो सेट पर पड़ती है। वह उसे उठाता है और सावधानी से आगे बढ़ने लगता है। इसी दौरान अचानक आइजक के स्नाइपर स्कोप में धुंध छा जाती है। उसकी नजर इतनी धुंधली हो जाती है कि वह मैथ्यूज पर ठीक से फोकस भी नहीं कर पाता। वह तुरंत रेडियो पर उसे सावधान करते हुए कहता है कि उसका स्कोप सही से काम नहीं कर रहा, इसलिए वह बिना देर किए वापस लौट आए। मैथ्यूज हल्के अंदाज में जवाब देता है, मैंने तुझसे न जाने कितनी बार कहा था कि यह पुराना स्कोप बदल दे और कोई नया ले ले, लेकिन तू हर बार मेरी बात टाल देता है। आइजक मुस्कुराते हुए बताता है कि यह स्कोप उनके पुराने साथी डीन का था। डीन युद्ध के दौरान शहीद हो गया था और उसके बाद यही स्कोप उसकी आखिरी यादगार बनकर आइजक के पास रह गया। इसी वजह से वह इसे छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद मैथ्यूज आसपास पड़ी लाशों को ध्यान से देखने लगता है। जांच करते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां मौजूद हर शव के सिर पर एकदम सटीक गोली लगी हुई थी। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि आइजक की बात सही थी। इतनी परफेक्ट निशानेबाजी किसी साधारण हमलावर के बस की बात नहीं थी। ऐसा काम सिर्फ एक बेहद माहिर स्नाइपर ही कर सकता था, और इस इलाके में वह नाम था जूबा। मैथ्यूज रेडियो पर यह बात आइजक को बताता है। आइजक तुरंत उसे चेतावनी देता है कि वह एक पल भी वहां न रुके और तुरंत वापस लौट आए, नहीं तो अगली लाश उसी की होगी। लेकिन मैथ्यूज उसकी बात अनसुनी कर देता है। वह निर्माण स्थल के बिल्कुल बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और यह पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि गोलियां आखिर किस दिशा से चलाई गई थीं। आइजक बार बार उसे वहां से हटने के लिए कहता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल छिपे हुए स्नाइपर की एक गोली सीधे मैथ्यूज के पेट में आकर लगती है। जोरदार वार से वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। अपने साथी को घायल देखकर आइजक बिना समय गंवाए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। स्नाइपर की नजर से बचने के लिए वह सीधी लाइन में भागने के बजाय जिग-जैग तरीके से आगे बढ़ता है, लेकिन मैथ्यूज तक पहुंचने से पहले ही दुश्मन एक और गोली चलाता है, जो आइजक के पैर में लग जाती है। गोली लगते ही आइजक बुरी तरह लड़खड़ा जाता है। हालात को देखते हुए वह मैथ्यूज तक नहीं पहुंच पाता और मजबूर होकर उसे वहीं छोड़ देता है। किसी तरह खुद को घसीटते हुए वह पास मौजूद एक टूटी हुई दीवार की आड़ में पहुंचता है और वहीं छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। दीवार की आड़ में फंसे आइजक की तरफ देखते हुए मैथ्यूज दर्द से कराहते हुए कहता है, तुरंत बेस से संपर्क करो और यहाँ बैकअप बुलाओ। आइजक अपने घायल पैर पर नजर डालता है, जहाँ से लगातार खून बह रहा था। सबसे पहले वह घाव पर पट्टी कसकर बांधता है ताकि खून का बहाव कुछ कम हो सके। इसके बाद वह अपने बेस से संपर्क करने के लिए रेडियो निकालता है, लेकिन जैसे ही उसे चालू करने की कोशिश करता है, उसकी उम्मीद टूट जाती है। दुश्मन की एक गोली पहले ही रेडियो से टकरा चुकी थी, जिससे उसका एंटीना पूरी तरह खराब हो गया था और अब उसे संपर्क करना नामुमकिन था। उसी वक्त आइजक की नजर मैथ्यूज पर पड़ती है। घायल होने के बावजूद वह धीरे धीरे अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आइजक उसे तुरंत रोकते हुए कहता है, जरा भी मत हिलो। अगर स्नाइपर को पता चल गया कि तुम अभी जिंदा हो तो वह दूसरी गोली चलाने में एक पल भी नहीं लगाएगा। लेकिन मैथ्यूज उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखता है। हालांकि कुछ ही क्षण बाद दर्द इतना बढ़ जाता है
कि वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब आइजक को साफ समझ आ जाता है कि वे दोनों बेहद खतरनाक जाल में फंस चुके हैं और इस समय उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। खुद को संभालने के बाद वह अपने पैर में फंसी गोली निकालने की कोशिश करता है। यह काम बेहद तकलीफ देह था। असहनीय दर्द के कारण आखिरकार वह भी होश खो बैठता है और कई घंटों तक वहीं बेहोश पड़ा रहता है। काफी समय बाद अचानक रेडियो से आती हल्की सी आवाज सुनकर उसकी आंख खुलती है। उसे लगता है कि शायद अमेरिकी सेना उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। ये उम्मीद की किरण देखकर उसके चेहरे पर राहत आ जाती है। वह तुरंत जवाब देता है और अपनी पूरी स्थिति विस्तार से बताकर जल्द से जल्द बचाव दल भेजने की गुजारिश करता है। दूसरी तरफ मौजूद अधिकारी उसकी बात सुनने के बाद कहता है, इतने विशाल रेगिस्तान में तुम्हारी सटीक लोकेशन ढूंढना आसान नहीं है। अगर संभव हो तो कुछ देर के लिए अपनी छिपी हुई जगह से बाहर खड़े हो जाओ या हवा में एक फायर कर दो ताकि हम तुम्हारी पोजीशन पहचान सकें और मदद तुम तक पहुंचा सकें। रेडियो पर मिली सलाह सुनकर आइजक तुरंत असहज हो जाता है क्योंकि इससे उसकी लोकेशन दुश्मन स्नाइपर को भी मिल सकती थी। यही बात उसके मन में शक पैदा कर देती है। वह ध्यान से दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति की आवाज सुनता है। जैसे ही वह उसके लहजे पर गौर करता है उसे सच्चाई समझ में आ जाती है। सामने कोई अमेरिकी अधिकारी नहीं बल्कि वही स्नाइपर था जिसने उन दोनों को निशाना बनाया था। उसने किसी तरह आइजक की रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ ली थी और अब उसी के जरिए उसके साथ खेल खेल रहा था। आइजक गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। तुम अमेरिकी सेना के नहीं हो। तुम वही स्नाइपर हो जिसने हम पर हमला किया। दूसरी तरफ से हल्की हंसी सुनाई देती है। स्नाइपर जवाब देता है, बिल्कुल सही पहचाना। यहाँ जितने भी अमेरिकी मारे गए हैं उन सब के पीछे मैं ही हूँ। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझसे बात करते रहो। शुरुआत में आइजक साफ मना कर देता है लेकिन स्नाइपर तुरंत धमकी देता है कि अगर उसने बातचीत बंद की तो अगली गोली सीधे मैथ्यूज को लगेगी। अपने घायल साथी की जान बचाने के लिए आइजक मजबूरन बातचीत जारी रखने पर राजी हो जाता है। इसके बाद स्नाइपर उससे एक के बाद एक कई सवाल पूछने लगता है। आइजक मन न होने के बावजूद उनके जवाब देता रहता है। इसी दौरान वह मौका मिलते ही अपने धुंधले स्कोप से आसपास का इलाका देखने की कोशिश करता है। साथ ही जमीन पर एक नक्शा बनाकर उन जगहों को चिन्हित करने लगता है जहां उसे स्नाइपर के छिपे होने की संभावना लगती है। कुछ देर बाद आइजक खुद उससे सवाल करता है, आखिर तुम यह सब क्यों कर रहे हो? इराक और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म हुए काफी समय हो चुका है। फिर इन अमेरिकी कर्मचारियों को मारने का क्या मतलब है? वे तो यहाँ तुम्हारे देश के विकास के लिए पाइपलाइन बना रहे हैं। अगर यह परियोजना पूरी हो जाती है तो इसका फायदा इराक के लोगों को भी मिलेगा। यह सुनकर स्नाइपर जोर से हंस पड़ता है। फिर वह कहता है, अगर युद्ध सचमुच खत्म हो गया है तो तुम लोग अभी भी मेरी जमीन पर क्या कर रहे हो? और जहाँ तक पाइपलाइन की बात है, तुम उसे इराक के लिए नहीं बल्कि अपनी सरकार के फायदे के लिए बना रहे हो। इतना कहने के बाद वह अचानक विषय बदल देता है और आइजक से कहता है, अब यह सब छोड़ो, मुझे अपने परिवार के बारे में बताओ। तुम्हारे घर में कौन कौन है और वे क्या करते हैं? ये सवाल सुनकर आइजक चुप हो जाता है। उसे लगता है कि यह उसकी निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल है, इसलिए वह जवाब देने से साफ इनकार कर देता है। स्नाइपर की आवाज अचानक सख्त हो जाती है। वह कहता है, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं अभी मैथ्यूज को मार दूंगा और अगर ऐसा हुआ तो वह दूसरा इंसान होगा जिसकी मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो। पहला पहले ही मर चुका है। डीन का नाम सुनते ही आइजक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह हैरानी से पूछ बैठता है, तुम डीन के बारे में कैसे जानते हो? असल में डीन की मौत का बोझ आइजक वर्षों से अपने दिल में लिए घूम रहा था। एक पुराने मिशन के दौरान उसे निशाना चूक गया था और उसकी चलाई हुई गोली गलती से डीन को लग गई थी। उसी हादसे के बाद से आइजक खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। यही वजह थी कि स्नाइपर बार बार उसी दर्दनाक घटना का जिक्र करता रहा। वह जानता था कि आइजक की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी यादें हैं, इसलिए वह जानबूझकर ऐसे शब्द चुन रहा था जो उसके मानसिक संतुलन को तोड़ दें। धीरे धीरे आइजक का हौसला जवाब देने लगा। इसी बीच उसे तेज प्यास महसूस हुई। उसने पानी पीने के लिए अपनी बोतल उठाई, लेकिन जैसे ही उसे देखा उसकी उम्मीद खत्म हो गई। बोतल पूरी तरह खाली थी। दुश्मन की गोलियों ने उसमें कई छेद कर दिए थे और सारा पानी पहले ही बह चुका था। रेडियो पर स्नाइपर की आवाज फिर गूंजती है, मैंने जानबूझकर तुम्हारी पानी की बोतल को निशाना बनाया था ताकि तुम प्यास से तड़पते रहो। तुम्हारा रेडियो भी इसलिए खराब किया जिससे तुम किसी से मदद न मांग सको, और अगर चाहता तो पहली ही गोली तुम्हारे सिर में मार सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारे पैर को चुना ताकि तुम जिंदा रहो मगर यहाँ से निकल भी ना पाओ। वो आगे कहता है, सुबह होने तक तुम्हारा बचना लगभग नामुमकिन है। तुम्हें गोली लगी है, काफी खून बह चुका है और अब तुम्हारे पास पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं बचा। आइजक गुस्से में जवाब देता है, तुम किसी आतंकवादी से कम नहीं हो। यह सुनते ही स्नाइपर हंस पड़ता है और कहता है, हथियार तुम्हारे हाथ में हैं, तुम मेरे देश की जमीन पर खड़े हो और मुझे मारने आए थे, फिर भी आतंकवादी मुझे कह रहे हो। बातचीत जारी रहते हुए आइजक लगातार अपने स्कोप से आसपास का इलाका खंगालता रहता है। तभी उसकी नजर दूर पड़े एक बड़े कचरे के ढेर पर टिक जाती है। कुछ छोटी छोटी हरकतें देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि स्नाइपर वहीं कहीं छिपा बैठा है। उस पल आइजक समझ जाता है कि उसका सामना किसी साधारण निशानेबाज से नहीं बल्कि बेहद धैर्यवान और खतरनाक स्नाइपर से है। उस तपती गर्मी में
घंटों तक कचरे के ढेर के अंदर बिना पकड़े छिपे रहना हर किसी के बस की बात नहीं थी। आइजक कुछ पल चुप रहने के बाद पूछता है, क्या तुम वही मशहूर स्नाइपर ज़ुबा हो? दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आता है, नहीं, मैं ज़ुबा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक साधारण इराकी हूँ जो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा है। आइजक उसकी बात सुनकर कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें स्नाइपर की ट्रेनिंग अमेरिकी सेना ने ही दी होगी, बाद में तुमने उन्हीं के खिलाफ हथियार उठा लिए। स्नाइपर शांत आवाज में जवाब देता है, मुझे किसी अमेरिकी सैनिक ने प्रशिक्षित नहीं किया और मैं हर किसी को निशाना नहीं बनाता। मेरी गोली सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेरे देश को नुकसान पहुंचाने आते हैं। इसी बीच लगातार खून बहने और प्यास से बेहाल आइजक की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। डिहाइड्रेशन के कारण उसका शरीर जवाब देने लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। स्नाइपर रेडियो पर उसकी हालत का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर तुम यहीं मर गए तो तुम्हारी लाश का ऐसा हाल करूंगा कि पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ देर बाद आइजक खुद को संभालता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वह एक लकड़ी के सिरे पर अपना हेलमेट लगाकर उसे धीरे धीरे बाहर निकालता है ताकि स्नाइपर का ध्यान भटक सके और शायद उसकी छिपी हुई जगह का पता चल जाए। योजना पूरी तरह सफल तो नहीं होती, वह स्नाइपर की सटीक पोजीशन नहीं ढूंढ पाता, लेकिन दुश्मन की गोली उसके हेलमेट को उड़ा देती है। अब उसके सिर की सुरक्षा भी खत्म हो चुकी थी। इसी दौरान उसकी नजर पास में पड़े एक अमेरिकी सैनिक के शव पर जाती है। खतरे को जानते हुए भी वह अपनी जान जोखिम में डालकर वहां तक पहुंचता है। उसकी उम्मीद थी कि शायद वहां कोई ऐसा सामान मिल जाए जो इस मुश्किल वक्त में उसके काम आ सके, लेकिन जब वह वापस अपनी जगह लौटता है तो एक और झटका उसका इंतजार कर रहा होता है। दुश्मन की गोली उसके स्नाइपर स्कोप को भी पूरी तरह तोड़ चुकी थी। अब उसके लिए दूर बैठा स्नाइपर देख पाना लगभग असंभव हो गया था। तभी रेडियो से फिर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आइजक समझ जाता है कि मैथ्यूज को होश आ चुका है। वह पूरी ताकत से चिल्लाकर उसे स्नाइपर की संभावित दिशा बताता है। आइजक की बात सुनने के बाद मैथ्यूज अपनी जेब से एक छोटा सा शीशा निकालता है और उसकी मदद से बिना सीधे सिर उठाए उस दिशा में देखने की कोशिश करता है ताकि स्नाइपर की सही लोकेशन का पता लगाया जा सके। इसके बाद आइजक जानबूझकर स्नाइपर को बातचीत में उलझाए रखता है ताकि उसका ध्यान बंटा रहे। इसी मौके का फायदा उठाकर मैथ्यूज धीरे धीरे रेंगते हुए अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है। बातों बातों में स्नाइपर अपने अतीत का जिक्र करता है। वह बताता है कि कई साल पहले वह इराक में एक स्कूल टीचर था, लेकिन युद्ध छिड़ने के बाद उसके सभी छात्र मारे गए। उसी दिन से उसके अंदर बदले की आग जलने लगी और उसने हथियार उठा लिए। इसी दौरान अचानक रेगिस्तान में एक छोटा सा धूल भरा तूफान उठता है। चारों ओर उड़ती रेत की वजह से कुछ पल के लिए किसी को कुछ साफ दिखाई नहीं देता। इसी अवसर का फायदा उठाकर मैथ्यूज आखिरकार अपनी राइफल तक पहुंच जाता है। जैसे ही तूफान थमता है, वह बिना समय गंवाए कचरे के उस ढेर की तरफ कई गोलियां दाग देता है जहां आइजक ने स्नाइपर के छिपे होने का अंदाजा लगाया था। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई गोली अपने निशाने तक पहुंच जाए, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। जब वह अपनी राइफल में नई मैगजीन डालकर उसे दोबारा तैयार कर रहा होता है, तभी स्नाइपर जवाबी फायर करता है। गोली सीधे मैथ्यूज के हाथ में लगती है और उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। यह देखकर आइजक जोर से चिल्लाता है और उसे दीवार की आड़ में आने के लिए कहता है, मगर मैथ्यूज सुरक्षित जगह तक पहुंच पाता उससे पहले ही स्नाइपर एक और सटीक निशाना लगाता है। इस बार गोली सीधे उसके सिर में लगती है और वह वहीं दम तोड़ देता है। अपने साथी को आंखों के सामने मरते देखकर आइजक पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद अब उसकी भी मौत तय है। उस पल उसकी सबसे बड़ी इच्छा बस इतनी रह जाती है कि मरने से पहले एक बार अपने परिवार से मिल पाता। रेडियो पर स्नाइपर फिर बोलता है, अगर तुम आखिरी समय तक जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे बात करते रहो। पहले यह बताओ कि तुम आज भी डीन का वही पुराना स्कोप अपने साथ क्यों रखते हो। कुछ देर तक खामोश रहने और भावुक होकर रोने के बाद आइजक आखिरकार सच स्वीकार कर लेता है। वह बताता है कि डीन की मौत किसी दुश्मन की गोली से नहीं हुई थी। एक मिशन के दौरान उसका अपना निशाना चूक गया था और गलती से चली गोली डीन को लग गई थी, लेकिन उसने इस सच्चाई को सबसे छिपा लिया और सभी से यही कहता रहा कि डीन दुश्मन के स्नाइपर का शिकार हुआ था। यह राज इतने वर्षों तक उसके सीने में दबा रहा और अपराध बोध उसे हर दिन अंदर ही अंदर तोड़ता रहा। वह खुद की नजरों में भी गिर चुका था। इसी बातचीत के बीच अचानक उसके रेडियो से फिर कुछ आवाजें आने लगती हैं। इस बार उसे महसूस होता है कि शायद सचमुच उसके बेस के लोग उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आइजक कई बार अपने बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार साबित होती है। वजह यह थी कि स्नाइपर उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कब्जा कर चुका था। आइजक दूसरी तरफ की बातें तो साफ सुन सकता था, लेकिन उसकी अपनी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं रही थी। इसी का फायदा उठाकर स्नाइपर खुद आइजक की तरह बात करने लगता है। वह अमेरिकी बेस से संपर्क करता है और बचाव दल भेजने की मांग करता है। तभी आइजक के दिमाग में एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। उसे समझ में आता है कि निर्माण स्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने कभी मदद नहीं मांगी थी। दरअसल रेडियो का इस्तेमाल इसी स्नाइपर ने किया था ताकि अमेरिकी सेना को वहां बुलाया जा सके और फिर आने वाले सैनिकों को वह एक एक करके अपना निशाना बना सके। आइजक पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह इस बातचीत को रोक दे, लेकिन वह पूरी तरह बेबस था। आखिरकार थकान
थकान, दर्द और कमजोरी उस पर हावी हो जाती है और वह वहीं बेहोशी जैसी नींद में चला जाता है। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुलती है तो रेडियो पर पूरी तरह सन्नाटा छाया होता है। कोई आवाज न सुनकर वह अंदाजा लगाता है कि शायद स्नाइपर भी फिलहाल शांत है या सो चुका है। मौका देखते ही आइजक धीरे धीरे मैथ्यूज की राइफल अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वह सावधानी से कचरे के उसी ढेर की ओर निशाना साधता है जहां उसे स्नाइपर के छिपे होने का शक था। उसी समय उसकी नजर आसमान पर पड़ती है। दूर से अमेरिकी सेना के 2 हेलीकॉप्टर उसकी ओर आते दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर उसके अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। बचाव दल का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वह अपने सामने मौजूद कमजोर दीवार को गिरा देता है ताकि खुली जगह बन जाए और ऊपर से उड़ रहे हेलीकॉप्टर उसे आसानी से देख सकें। इसके तुरंत बाद वह कचरे के ढेर की तरफ एक गोली चलाता है। हालांकि उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि उसका निशाना स्नाइपर को लगा भी है या नहीं। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए आइजक एक बेहद जोखिम भरा फैसला करता है। वह अपनी छिपी हुई जगह से उठकर खुली जगह में खड़ा हो जाता है। उसका इरादा साफ था, अगर स्नाइपर अभी भी जिंदा होगा तो वह जरूर गोली चलाएगा और उसी से पता चल जाएगा कि उसका हमला सफल हुआ या नहीं। लेकिन काफी देर तक स्नाइपर की तरफ से एक भी गोली नहीं चलती। ये देखकर आइजक को लगने लगता है कि या तो उसका निशाना सही बैठा और स्नाइपर मारा जा चुका है या फिर वह इतना घायल हो चुका है कि जवाबी हमला करने की हालत में नहीं है। कुछ ही पलों बाद अमेरिकी सेना के दोनों हेलीकॉप्टर वहां उतर जाते हैं। बचाव दल तुरंत आइजक तक पहुंचता है, उसे स्ट्रेचर पर लिटाता है और सुरक्षित बाहर निकालने लगता है। आइजक पूरी कोशिश करता है कि सैनिकों को छिपे हुए स्नाइपर के बारे में चेतावनी दे सके, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसके शब्द साफ सुनाई ही नहीं देते। थोड़ी देर बाद दोनों हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे कुछ ऊंचाई तक पहुंचते हैं अचानक नीचे से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। छिपा हुआ स्नाइपर अभी भी जिंदा था। उसकी सटीक गोली हेलीकॉप्टर के पायलट को जा लगती है। पायलट के मारे जाते ही नियंत्रण बिगड़ जाता है और देखते ही देखते दोनों हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। इस हादसे में उनके अंदर मौजूद सभी सैनिकों की मौत हो जाती है। फिल्म के आखिरी दृश्य में वही स्नाइपर अमेरिकी मुख्यालय से रेडियो पर संपर्क करता है। वह खुद को एक घायल अमेरिकी सैनिक बताकर मदद की गुहार लगाता है और एक नई रेस्क्यू टीम भेजने के लिए कहता है। इसी संकेत के साथ फिल्म खत्म होती है, यह दिखाते हुए कि उसका घातक खेल अभी भी जारी है। तो दोस्तों, यही थी आज की फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि इस फिल्म का सबसे दमदार सीन आपको कौन सा लगा। अगर आप ऐसी ही बेहतरीन एक्शन, थ्रिलर और सर्वाइवल फिल्मों की आसान और मजेदार हिंदी व्याख्या देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।